केवल 5 दिन, 3 महापरीक्षण और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की उड़ी हुई नींद। आखिर जुलाई के इस पहले ही हफ्ते में इसरो के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिकों को रातों रात ये हैट्रिक लगानी पड़ रही है? क्या इसरो किसी से कोई खौफनाक रेस लगा रहा है या फिर दुनिया की नजरों से बचा करके कोई ऐसा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछा रहा है जिसकी भनक अमेरिका और चाइना तक को नहीं लगी है? क्या गगनयान सिर्फ एक स्पेस मिशन है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेशर और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, इसरो ने अचानक एक ऐसा सीक्रेट रॉकेट क्यों बनाया है जिसका मकसद अंतरिक्ष में जाना नहीं बल्कि आसमान से सिर्फ क्रैश होना है? दोस्तों, आज हम जिस कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं वो कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। ये एक ऐसी अंदरूनी कहानी है, एक ऐसा छुपा हुआ गेम है जो अगले कुछ ही सालों के अंदर पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल करके रख देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से जो जुलाई के पहले हफ्ते में इसरो के कंट्रोल रूम्स के अंदर पसरा हुआ था। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एक भयंकर उल्टी गिनती चल रही थी। ग्लोबल स्पेस मार्केट में इस समय अरबों डॉलर की जंग चल रही है। एक तरफ इलॉन मस्क अपनी स्टारशिप के जरिए स्पेस इकोनॉमी पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ चाइना तेजी से अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स का जाल बिछा रहा है। ऐसे में भारत शांत नहीं बैठ सकता था। भारत को दुनिया को यह दिखाना था कि हमारी तकनीक सिर्फ सस्ती नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा घातक, सटीक और रिलायबल है। और इसी ग्लोबल पावर गेम के बीच इसरो ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। महज 5 दिनों के अंदर इसरो ने गगनयान और अपने फ्यूचर मिशन से जुड़े 3 ऐसे टेस्ट बैक टू बैक पास किए हैं जिनमें अक्सर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। और दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। 3 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर एक भयंकर गर्जना हुई। ये गर्जना किसी आम रॉकेट की नहीं थी बल्कि इसरो के एक बिल्कुल नए, डार्क और सीक्रेट प्रोजेक्ट की थी जिसे नाम दिया गया था सोल्व, यानी कि सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आमतौर पर रॉकेट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सकें, लेकिन सोल्व का मकसद बिल्कुल अलग था। ये एक सुसाइडल रॉकेट है। इसरो ने गुपचुप तरीके से इस रॉकेट को सिर्फ इसलिए डिजाइन किया है ताकि ये गगनयान के क्रू मॉड्यूल को आसमान से 10 से 17 किलोमीटर की उस मौत की ऊंचाई पर लेकर के जाए जहां हवा का प्रेशर और ग्रेविटी किसी भी चीज के परखच्चे उड़ा सकती है। इस रॉकेट का काम सिर्फ पेलोड को ऊपर ले जाकर के छोड़ देना है ताकि मॉड्यूल फ्री फॉल से बिल्कुल वैसे ही गिरे जैसे वो अंतरिक्ष से लौटते वक्त गिरेगा। सोचिए दोस्तों, सिर्फ एक टेस्ट के लिए, सिर्फ एक ड्रॉप टेस्ट को रिक्रिएट करने के लिए इसरो ने एक पूरा का पूरा नया सॉलिड मोटर रॉकेट सिस्टम तैयार कर दिया। यह दिखाता है कि भारत अब जुगाड़ के भरोसे नहीं है बल्कि परफेक्शन और जीरो एरर पॉलिसी पर काम कर रहा है। 3 जुलाई का ये ग्राउंड टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रहा और इसी के साथ में इसरो ने दुनिया को पहला बड़ा झटका दिया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? आखिर इसरो इतनी जल्दबाजी में क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको इस हैट्रिक के दूसरे सबसे खतरनाक टेस्ट में मिलेगा। दोस्तों, सोल्व रॉकेट के धुएं की गंध अभी इसरो की हवा से गई भी नहीं थी कि महज 3 दिन बाद में यानी कि 6 जुलाई को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी हिल्स में मौजूद इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में एक और धमाका हुआ। यह धमाका था LVM-3 रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट। क्रायोजेनिक तकनीक स्पेस साइंस का वो तिलिस्म है जिसे भेदने में बड़े बड़े देशों को सदियां लग गई। इसमें -253 डिग्री सेल्सियस वाली लिक्विड हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेल्सियस वाली लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ इतनी भयंकर बर्फ जमा देने वाली ठंड है, दूसरी तरफ जब ये इंजन स्टार्ट होता है तो इसके कॉम्बशन चेंबर के अंदर हजारों डिग्री सेल्सियस की आग प्रोड्यूस होती है। आग और बर्फ के इस खेल को कंट्रोल करना मौत के खेल के बराबर होता है और गगनयान मिशन के लिए इस इंजन को ह्यूमन रेटेड बनाना होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इंजन के फेल्योर होने का चांस बिल्कुल 0 होना चाहिए। अगर 0.1% भी गलती हुई तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ही भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस टेस्ट में एक और खतरनाक डेथ ट्रैप था।
महेंद्रगिरी हिल्स में ये टेस्ट समुद्री तल यानी कि सी लेवल पर हो रहा था। सी लेवल पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जब क्रायोजेनिक इंजन फुल थ्रस्ट पर स्टार्ट होता है तो उसके नोजल से भयंकर वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है, पूरे के पूरे इंजन को फाड़ सकता है, लेकिन इसका जवाब आगे आपको चौंका करके रख देगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस खतरे को भांपते हुए एक सीक्रेट शील्ड तैयार की जिसे नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों 6 जुलाई को जब CE-20 इंजन को 22 टन के भयंकर थ्रस्ट पर 25 सेकंड तक चलाया गया तो इस सीक्रेट शील्ड ने वाइब्रेशन को पूरी तरह से सोख लिया, बिना किसी फ्लक्चुएशन के अपना टेस्ट पास कर लिया। और इस टेस्ट ने अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत ने इतनी कम लागत में इतनी हायर एंड क्रायोजेनिक रिलायबिलिटी कैसे अचीव कर ली है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती, इसरो का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में जाने की गारंटी देता है, सोल्व रॉकेट टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म था, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा धरती पर वापस लाने का क्या? जब क्रू मॉड्यूल स्पेस से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसकी स्पीड कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उस भयंकर आग के गोले को समंदर में सुरक्षित उतारने के लिए इसरो ने 7 और 8 जुलाई को मध्य प्रदेश के श्योपुर में अपना तीसरा और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन अंजाम दिया है। इसे IMET-05 नाम दिया गया है। दोस्तों ये गगनयान के मुख्य पैराशूट सिस्टम का एयर ड्रॉप टेस्ट था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि गगनयान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 अलग अलग तरह के पैराशूट्स का एक ऐसा जटिल कॉम्बिनेशन बैठाया गया है जिसका सीक्वेंस किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दोस्तों जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए, आसमान से एक मॉड्यूल आग के गोले की तरह नीचे गिर रहा है। सबसे पहले 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट खुलते हैं। उनका काम सिर्फ मॉड्यूल के ऊपर लगे उस ढक्कन को उखाड़ फेंकना है जो अब तक मॉड्यूल को जलने से बचा रहा था। अगर वो ढक्कन नहीं हटा तो अंदर के पैराशूट कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और पूरा मिशन चंद सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ढक्कन हटता है तुरंत 2 ड्रोग पैराशूट खुलते हैं। ये पैराशूट मॉड्यूल की भयंकर स्पीड को ब्रेक लगाते हैं और उसे हवा में लट्टू की तरह घूमने से रोक देते हैं। इसके बाद में 3 छोटे पायलट पैराशूट निकलते हैं जो असली गेम चेंजर्स हैं। उनका काम उन 3 विशालकाय मुख्य पैराशूट्स को बाहर खींचना है जो मॉड्यूल को एक सुरक्षित टर्मिनल वेलोसिटी पर लाकर के समंदर में लैंड करवाएंगे। दोस्तों श्योपुर में इंडियन एयरफोर्स के IL-76 विमान से 2.5 किलोमीटर की हाइट से जब डमी पेलोड्स को गिराया गया तो ये पूरा का पूरा 10 पैराशूट का डेथ डिफाइनिंग डांस बिल्कुल सटीक साबित हुआ। 1 मिलीसेकंड की भी देरी नहीं हुई, हर पैराशूट अपने तय समय पर खुला और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दुनिया को दोस्तों लग रहा था कि इसरो सिर्फ गगनयान की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझते हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक गेम और मिलिट्री प्रेशर भी छुपा हुआ है। अगर हम सिर्फ 2 महीनों के इसरो के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो गगनयान के अलावा 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है जिन्होंने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर खलबली मचा दी है। एक है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और दूसरा है RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसे पुष्पक नाम दिया गया है। अब दोस्तों जरा इस छुपे हुए एंगल को डिकोड करते हैं। आज के समय में फ्यूचर वॉरफेयर पूरी तरह से सैटेलाइट पर डिपेंडेंट है। अगर कल को कोई युद्ध होता है और दुश्मन देश अंतरिक्ष में हमारे कम्युनिकेशन या नेविगेशन सैटेलाइट्स को मार गिराता है तो हमारी पूरी सेना अंधी बहरी हो जाएगी। भारी सैटेलाइट्स को असेंबल करने और लॉन्च करने में महीनों का टाइम लग जाता है। ऐसे में इसरो का SSLV एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे सिर्फ 5 या 6 वैज्ञानिकों की टीम महज 72 घंटों के अंदर असेंबल करके लॉन्च भी कर देगी। इसे कहते हैं लॉन्च ऑन डिमांड। यानी अगर युद्ध के दौरान हमें अचानक किसी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है तो हम 3 दिन के अंदर ही उसे स्पेस के अंदर भेज देंगे। ये मिलिट्री प्रेशर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इसके साथ ही कमर्शियल मार्केट में भी SSLV ने तहलका मचा करके रख दिया है। दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियां जो छोटे सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं वो अब इलॉन मस्क के पास जाने के बजाय भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि हम वही काम आधे से भी कम कीमत में और ज़्यादा भरोसे के साथ में काम कर रहे हैं।
दूसरी तरफ दोस्तों हमारा पुष्पक यानी कि RLV वो सीक्रेट वेपन है जो अंतरिक्ष यात्रा की पूरी इकोनॉमी को ही क्रैश कर देगा। दोस्तों इसरो ने पुष्पक के ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स में यह साबित किया है कि हमारा रॉकेट स्पेस में जाएगा, अपना काम करेगा और वापस लौट करके किसी हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा। इसका मतलब है कि हम एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे रॉकेट की कॉस्ट 80% कम हो जाएगी। गगनयान के ये तीनों रिसेंट टेस्ट SSLV का 72 घंटे वाला मैजिक और पुष्पक की रनवे लैंडिंग, ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये सब बहुत बड़े मास्टर प्लान के छोटे छोटे हिस्से हैं। दोस्तों जब आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो तस्वीर उभर कर के सामने आती है वो बहुत विशाल है। भारत अब सिर्फ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन नेशन नहीं है, हम ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा मजबूत पिलर बन चुके हैं जिसके बिना ना तो कोई फ्यूचर स्पेस स्टेशन बन सकता है और ना ही लूनार इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है। इसरो की ये सफलताएं सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं है, बल्कि ये भारत का वो साइलेंट एग्रेशन है जो बिना एक भी गोली चलाए दुनिया भर में हमारी धाक जमा रहा है। चाहे वो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का वो जीरो एरर डेथ ट्रैप हो या सोलो रॉकेट का वो डार्क सीक्रेट या फिर 15 किलोमीटर की हाइट पर 10 पैरासूट का वो मौत का जाल जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग से जीत लिया है। दोस्तों ये सब इस बात का सबूत है कि आने वाला दशक स्पेस डोमिनेंस के मामले में पूरी तरह से भारत के नाम होने वाला है। अब इस पूरी कहानी और इसरो की इस भयंकर रणनीतिक चाल को देखने के बाद में मेरा आपसे एक सीधा और तीखा सवाल है, जिस रफ्तार से इसरो अपनी मिलिट्री और कमर्शियल स्पेस कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या आने वाले 5 सालों के अंदर भारत कमर्शियल स्पेस मार्केट में एलोन मस्क की स्पेस एक्स को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर पश्चिमी देश भारत को रोकने के लिए कोई नया जियोपॉलिटिकल ट्रैप बिछाएंगे? अपनी बेबाक राय जरूर दें।